हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का नर्सिंग मीडियम यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्टडी करेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़ में फर्दर सब क्लासिफिकेशंस हैं और उन फर्दर सब क्लासिफिकेशंस में कुछ डिजीज़ आते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को स्टडी करेंगे। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में भी हम एक डिजीज़ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज़ एक इलनेस है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट से या फिर टॉक्सिन से होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है कम्युनिकेबल डिजीज़ की वो है, सबसे पहला आता है हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, सेकंड है हमारे पास जूनोसिस, थर्ड वन इज़ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, फोर्थ वन इज़ द सरफेस इन्फेक्शंस एंड फिफ्थ वन इज़ आर्थ्रोपोड बॉर्न इन्फेक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को स्टडी करेंगे। तो रेस्पिरेटरी में सबसे पहले हमारे पास आएगा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को ग्रेटर किलर डिजीज़ भी कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट स्मॉल पॉक्स इज़ कंसिडर एज अ ग्रेटर किलर डिजीज़ एंड इट इज़ एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़। जो इसका ऑनसेट है वो एक्यूट था, एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये हाईली कंटेजियस डिजीज़ है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट स्मॉल पॉक्स इज़ अ हाईली कंटेजियस डिजीज़, एक हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है मतलब ये। और ये किस वायरस से होती है, दैट इज़ वेरियोला वायरस। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है स्मॉल पॉक्स का। तो इसको नोट डाउन करके रखिएगा दैट इसका कॉजेटिव एजेंट है वो है वेरियोला वायरस। और ये स्प्रेड होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू कॉन्टैक्ट से, सलाइवा से, ड्रॉपलेट से, या फिर जैसे मानो अगर एक इन्फेक्शियस, हम लोग किसी इन्फेक्शियस पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जिसको स्मॉल पॉक्स है, और अगर हम हेल्दी हैं तो अगर हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, सलाइवा से, फिर डायरेक्ट कांटेक्ट से, तो चांसेस हैं कि हम भी इन्फेक्शियस हो सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ इंक्यूबेशन पीरियड। आप लोगों ने काफ़ी एग्जाम्स में देखा होगा कि डिजीज़ कंडीशन के इंक्यूबेशन पीरियड पूछ लिए जाते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 7 to 14 डेज़। ये भी एक मार्किंग पॉइंट है, इसको याद रखना है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 7 to 14 डेज़। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास स्टेजेस। तो अब हम इनके स्टेजेस स्टडी करेंगे कि डिजीज़ कैसे कैसे प्रोग्रेस होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड एक पीरियड होता है कि जिस दिन हम एक्सपोज हुए हैं वायरस से, उस दिन से लेके जिस दिन तक हमारा फर्स्ट सिम्टम हमारे अंदर अराइज होता है, दैट पीरियड इज़ नोन एज अ इंक्यूबेशन पीरियड। तो स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जो कि 7 to 14 डेज़ है। और ये वाला पीरियड स्मॉल पॉक्स में जो कंटेजियस नहीं होता है, मतलब ये हम इसमें कम्युनिकेबल नहीं होते हैं, डिजीज़ स्प्रेड नहीं होगा दूसरे पर्सन को। और नॉर्मली जो एवरेज पीरियड है वो रहता है 12 to 14 डेज़ एंड समटाइम इसका जो रेंज है वो इंक्रीज़ हो जाता है, दैट इज़ 7 to 17 डेज़ तक का। और जो पेशेंट्स हैं इसमें कोई भी सिम्टम शो नहीं करेगा। पेशेंट को देख के आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि पेशेंट ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है वायरस से। नेक्स्ट इज इनिशियल सिम्टम। सेकेंड स्टेज है जो है इनिशियल सिम्टम्स। इनिशियल सिम्टम जो एक स्टेज है इसे प्रोड्रोम स्टेज भी कहा जाता है। प्रोड्रोम स्टेज मतलब कि इंडिकेटर है कि डिजीज़ हो चुकी है, मतलब कुछ सिम्टम्स ऐसे अराइज होंगे जिससे कि हमें लग सकता है कि हाँ पेशेंट को ये डिजीज़ होगी। प्रोड्रोम स्टेज वो स्टेज है और इसमें भी पेशेंट समटाइम कंटेजियस होता है, मतलब कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि पेशेंट उन केसेस में पेशेंट दूसरे को डिजीज़ स्प्रेड कर सके। और इसमें जो पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम शो करेंगे, पेशेंट शो करता है, पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा, फीवर होगा पेशेंट को, मलेज होगा, हेडेक होगा, बॉडी एक, वॉमिटिंग भी होती है पेशेंट को। और जो इसमें फीवर रहता है वो 101 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है पेशेंट को फीवर। तो नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है दैट इज़ अर्ली रैश। अर्ली रैश जो स्टेज है इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज़ अबाउट 4 डेज़। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि अर्ली रैश एक ऐसी स्टेज है विच इज़ कंसीडर एज मोस्ट कंटेजियस स्टेज। अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए कि स्मॉल पॉक्स की सबसे जो मोस्ट कंटेजियस स्टेज है वो कौन सी है, तो गाइस भूलना नहीं है वो है अर्ली रैश स्टेज। जब रैशेज़ जब अपेयर होते हैं, जब अपेयर होना स्टार्ट होते हैं, वो स्टेज बहुत ही कंटेजियस स्टेज है। उस स्टेज में हमें आइसोलेट रहना है ताकि हम औरों को स्प्रेड ना करें डिजीज़। नेक्स्ट इज़
इसके जो रैशेज़ हैं वो स्मॉल रेड स्पॉट्स होते हैं। सबसे पहले वो टंग पे अपेयर होते हैं और माउथ में, देन वहाँ पे जो स्पॉट्स हैं वो सोर्स बन जाते हैं। उसके बाद वो सोर्स रप्चर होंगे, देन वो जो वायरस है वो लार्ज अमाउंट में स्प्रेड होगा हमारे माउथ और थ्रोट में, इस वजह से जो वो पर्सन है दैट इज़ कंसिडर एज अ मोस्ट कंटेजियस। उसके बाद वो रैशेज़ पूरी स्किन में अपेयर होना स्टार्ट होंगे हमारे फेस से, देन वो स्प्रेड करेंगे आर्म्स में, लेग्स में और हमारे पाँव में। देन विदिन 24 आवर मतलब 24 घंटे में वो रैशेज़ स्प्रेड हो जाएंगे पूरी बॉडी में। देन उसके बाद जब जैसे जैसे वो रैशेज़ अपेयर होते हैं, फीवर हमारा जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, कि जैसे जैसे रैशेज़ बढ़ने लगेंगे फीवर धीरे धीरे कम होगा और जो पेशेंट है वो थोड़ा बेटर फील करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद 3rd डे में जो रैशेज़ हैं वो थोड़े थोड़े रेस्ड बम्प्स बन जाते हैं, उभर आते हैं वो रैशेज़। देन 4th डे में एक थिक ओपेक फ्लूइड फिल हो जाता है वहाँ पे, और जो बम्प्स हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं सेंटर से, मतलब जो उनका बीच का पार्ट है वो थोड़ा सा गहरा होगा और साइड से वो उभरे हुए होंगे। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिस्टिंग्विश फीचर है। मतलब अगर हमें इसको बाकी रैशेज़ से, बाकी डिजीज़ से डिस्टिंग्विश करना है, अलग करना है, तो ये इसका हॉलमार्क है कि हम इस इंडिकेटर से इसको पहचान सकते हैं कि ये स्मॉल पॉक्स के रैशेज़ हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, पेशेंट का जो फीवर है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इस टाइम पे। उसके बाद वो फीवर उसका बढ़ा हुआ ही रहेगा कब तक, जब तक वो रैशेज़ हैं वो स्कैब फॉर्मेशन मींस उन रैशेज़ के ऊपर पपड़ी जमना नहीं शुरू हो जाती, तब तक हमारे पेशेंट्स में फीवर इंक्रीज्ड ही रहेगा फिर से। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज है दैट इज़ पस्चुलर स्टेज, पस्चुलर रैशेज़। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 5 डेज़ का, और ये भी एक कंटेजियस स्टेज है। इसमें जो रैशेज़ होते हैं, इसमें जो बम्प्स बिकम पस्ट्यूल, जो बम्प्स थे अब वो पस्ट्यूल्स बन जाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा पस फिल्ड लगेंगे। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है ये शार्पली रेज्ड होंगे, गोल होंगे, राउंड होंगे और फर्म इन टच होंगे। ऊपर से अगर हम टच करके देखें तो फर्म सरफेस होगा इसका। और नेक्स्ट उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेज आता है दैट इज़ पस्ट्यूल्स एंड स्कैब्स। पस्ट्यूल्स और स्कैब्स का जो ड्यूरेशन है वो है 5 डेज़ का। सबसे पहले जो पस्ट्यूल्स हैं उनके ऊपर क्रस्ट फॉर्मेशन होगा। क्रस्ट फॉर्मेशन के बाद जब क्रस्ट बन जाएगी तो उसके क्रस्ट के बाद स्कैब फॉर्मेशन मतलब पपड़ी बनने लग जाएगी। और उसके बाद सेकेंड वीक के बाद वहाँ पे बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वीक रैशेस अपेयर होना शुरू होंगे। उसके बाद क्या होगा, मोस्ट सोर्स हैव बीन स्कैब्ड ऑफ। जितने भी हमारे सोर्स हैं, मतलब हमारे बॉडी पे जितने भी रैशेस थे, सोर्स थे, वो सभी के ऊपर पपड़ी जमना शुरू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे हमारे सारे जितने भी सोर्स हैं सबके ऊपर पपड़ी जमना शुरू हो जाएगी नेक्स्ट पॉइंट में। देन उसके बाद वो हमारे स्किन पे कुछ मार्क्स छोड़ जाते हैं, हमारे स्किन पे निशान रह जाएंगे उसके। उन निशान के बाद अगर हम देखें तो हमारी बॉडी के पास स्कार्स बन जाते हैं, जो कि थोड़े से गड्ढे जैसे होंगे स्कार्स। अगर हम पपड़ी उखाड़ देते हैं तो जैसे उसके नीचे एक हल्का सा खड्डा वो छेद रह जाता है, वैसे वैसे स्कार्स होंगे हमारी बॉडी में। तो ये सब हमारे स्टेजेस थे जो कि स्मॉल पॉक्स के 5 स्टेजेस में कवर होते हैं। इसके बाद भी रिजॉल्विंग स्टेज आती है इसमें, जिसमें कि जिसका ड्यूरेशन 6 डेज़ का रहता है, जिसमें सारे ये स्कार्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और इस स्टेज के लिए ऑलमोस्ट 3 वीक्स, मतलब 3 वीक्स के बाद ये खुद ही ठीक होने शुरू हो जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट जो आएगा, तो इसका ट्रीटमेंट है ACAM 2000। ये एक वैक्सीन है, ACAM 2000 वैक्सीन है, ये इसके लिए दिया जाता है। ये एक लाइव वैक्सीन है। इससे हम क्या करेंगे, जो 2 स्टेनलेस स्टील की जो निडल्स हैं वो डिप्ड होंगी वैक्सीन सॉल्यूशन में, उससे प्रिक किया जाता है अपर आर्म में। कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ द वैक्सीन्स हमारी अपर आर्म में स्किन में इंसर्ट किए जाएंगे। फिर वायरस होता है वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे हमने इंजेक्शन इंसर्ट किए हैं, निडल इंसर्ट किए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वो लोकलाइज इन्फेक्शन कॉज करेगा। और अगर विदिन 3 to 4 डेज़ वहाँ पे ये लोकलाइज इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब अगर वहाँ पे रेड इची सोर्स और स्पॉट्स बनाता है इंजेक्शन साइट पे, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी वैक्सीन है वो सक्सेसफुल है। और ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, देन वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाएगा, फिर से वो स्कैब फॉर्मेशन करेगा, और 3rd वीक में जो स्कैब्स हैं वो हटना स्टार्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे भी एक स्कार छोड़ देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ये जो वैक्सीन है ये हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, जो कि स्मॉल पॉक्स से फाइट करेगा। मींस जो लोग एक्सपोज हो चुके हैं उन लोगों के लिए ये वैक्सीन
दिया जाता है। देन उसके बाद है हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं इस स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड जो कि हमें याद रखने हैं। वो है 1796 में जो हमारा स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया गया था, किन्होंने किया था? दैट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द एडवर्ड जेनर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ इन 1967 WHO ने कैंपेन स्टार्ट किया था इसको इरेडिकेट करने के लिए। एंड इन 24 में 1975 लास्ट केस अराइज हुआ था, लास्ट केस अकर हुआ था इंडिया में, जो स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस। अगर MCQs में कहीं भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब अकर हुआ था, तब उसका आंसर है 24 में 1975। और इंडिया स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया था, तो उसका आंसर क्या रहेगा? 5 जुलाई 1975। हमारा 5th पॉइंट है, इन अप्रैल 1977 जो इंटरनेशनल कमीशन है उन्होंने कंफर्म किया था इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स को। और 6 पॉइंट में क्या है कि इन में 1980 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कंफर्म किया था ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स को। गाइस ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्मॉल पॉक्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी हम कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला MCQ है, व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द स्मॉल पॉक्स। हमारे पास ऑप्शंस हैं रूबेला वायरस, ऑप्शन बी है वेरिसेला वायरस, ऑप्शन सी है वेरियोला वायरस एंड ऑप्शन डी है कॉर्निबिक्टियम डिप्थीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ वेरियोला वायरस। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच स्टेज ऑफ स्मॉल पॉक्स इज़ नोन एज मोस्ट कंटेजियस स्टेज। मैंने आपको टॉपिक स्टडी करने के टाइम पे ही बताया था कि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर, इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन बी है अर्ली रैश, ऑप्शन सी है पस्चुलर रैश और ऑप्शन डी है इनिशियल सिम्टम्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ अर्ली रैश स्टेज। अर्ली रैश स्टेज है जो मोस्ट कंटेजियस और मोस्ट कम्युनिकेबल स्टेज है हमारे स्मॉल पॉक्स की। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग स्टेजेस विद द करेक्ट ड्यूरेशन। तो आपके जो स्टेज हैं उनमें 4 स्टेजेस दी गई हैं और सामने उसकी ड्यूरेशन दिया गया है, तो हमने इसको मैच करना है कि इंक्यूबेशन कितने ड्यूरेशन का होता है, इनिशियल सिम्टम्स कितने ड्यूरेशन के होते हैं, अर्ली स्टेज अर्ली रैश है वो कितने दिन का ड्यूरेशन है उनका, और पुस्चुलर रैशेस का कितना ड्यूरेशन है। तो इसका गाइस करेक्ट आंसर है, जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसका करेक्ट आंसर है 7 to 14 डेज, दैट इज़ सी। और सेकेंड का इनिशियल सिम्टम्स का है दैट इज़ 2 to 4 डेज। एंड थर्ड है अर्ली रैश, इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 4 डेज। एंड पस्चुलर रैश का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 5 डेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हेन वाज द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स अकर्ड इन इंडिया। तो हमारे पास लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का कब आया था? ऑप्शंस हैं हमारे पास 22 मार्च 1974, ऑप्शन बी है 24 मार्च 1975, ऑप्शन सी है 28 जनवरी 1986 एंड ऑप्शन डी है 25 दिसंबर 1998। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, 24 मार्च 1975। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्मॉल पॉक्स वाज इरेडिकेटेड ग्लोबली। ग्लोबली स्मॉल पॉक्स कब इरेडिकेट हुआ था? हमारे पास ऑप्शंस हैं मई 1980, जून 1980, मई 1983 एंड फोर्थ ऑप्शन इज जून 1983। गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मई 1980। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंटरनेशनल कमीशन कन्फर्म्स द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। इंटरनेशनल कमीशन ने कब कन्फर्म किया था इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स को? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है अप्रैल 1981, सेकेंड ऑप्शन है मई 1980, थर्ड ऑप्शन है मई 1986 एंड फोर्थ ऑप्शन है अप्रैल 1977। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अप्रैल 1977। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACAM 2000 इज़ विच टाइप ऑफ वैक्सीन। जो वैक्सीन है किस तरीके की वैक्सीन है, ये मिक्स्ड वैक्सीन है या लाइव वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है या नन ऑफ दीज है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है इट इज़ लाइव वैक्सीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जोनास साल्क, सेकेंड ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, थर्ड ऑप्शन है एल्बर्ट ब्रूस सेबिन एंड फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर बॉब। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़। अगर आपको और ज़्यादा स्टडी कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ स्टे इन कॉन्टैक्ट विद मी। थैंक यू।